हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के कॉमर्स के एमसीक्यूज की 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। इसमें से हम लोग 170 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। ये 170 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये जो सीरीज है वो आप लोग के किसी भी तरह का आपका कॉमर्स का टीजीटी पीजीटी का किसी भी स्टेट का एग्जाम हो सभी के लिए हेल्पफुल है। या फिर जो स्टेट का एग्जाम आपका कॉमर्स का होने वाला है उसके लिए, या जिन बच्चों ने जैसे कल पीजीटी कॉमर्स में फॉर्म फिल किया था, यूपी पीजीटी टीजीटी में आपका फॉर्म फिल है, या फिर केवीएस की वैकेंसी भी आने वाली है, या फिर रेलवे में आप लोगों ने पीजीटी कॉमर्स का फॉर्म फिल किया है, तो सभी के लिए क्वेश्चन आपके काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। क्योंकि अलग अलग एग्जाम में जो पीजीटी टीजीटी के एग्जाम्स हुए हैं उसमें पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ट्राई शो करते हैं और इसमें ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं जो मैंने कल आप लोगों से पूछा था। आई होप आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। रेशियो ऑफ करंट एसेट रुपीज 10 लाख टू करंट लाइबिलिटीज 4 लाख की हो जाएंगी। और यहाँ पर आपको बताया है कि 2.5:1 जो था वो इसका पहले से रेशियो था। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग करंट रेशियो ऑफ 2:1। जो अभी अकाउंटेंट है वो क्या करना चाह रहा है, मेंटेन करना चाह रहा है करंट रेशियो को 2:1 की फॉर्म में। बाय अक्वायरिंग सम करंट एसेट ऑन क्रेडिट, कुछ करंट एसेट को उधार पर क्रेडिट को लेकर, तो व्हाट अमाउंट ऑफ करंट एसेट शुड बी अक्वायर्ड। तो यहाँ पर कह रहा है कि वो वर्तमान संपत्ति की कितनी राशि अर्जित की जानी चाहिए, 3 लाख की, 2 लाख की, 1 लाख की, या फिर 2 लाख 50,000 की। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो जो इसका फॉर्मूला होता है इसको नोट कर लीजिए। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी हो जाता है। करंट एसेट क्वेश्चन में आपकी बताई हुई है 10 लाख की, नोट कर लिया। 4 लाख की करंट लायबिलिटी हो गई। और यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी सॉरी जो रेशियो था वो भी बता दिया था, 2.5/1 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर मेंटेन करने की क्योंकि बात कह रहा है कि कितना जो है इसको मेंटेन अब करना है, तो 2:1 की फॉर्म में करना है। तो इसको करने के लिए जो अब नया वाला रेशियो चाह रहा है 2/1 का, तो उस फॉर्म में लिखेंगे और इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। तो 1 से 10 लाख को करेंगे तो आपका 10 लाख ही आ जाना है। और 4 लाख को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 8 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 10 लाख है और यहाँ पर इसको सॉल्व करिएगा तो 8 लाख बन जाएगा। ये जब ब्रैकेट में लिख दें तो ये 8 लाख बन जाएगा। जब इसको 10 लाख में से आप लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। तो अब उसको कितनी करंट एसेट जो है उधार पे लेनी चाहिए, 2 लाख की लेनी चाहिए। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, आपको सिर्फ करंट एसेट ही में देखना है, लायबिलिटी से यहाँ मतलब नहीं है। लायबिलिटी का काम सिर्फ यहाँ पर यह है कि कितना उसको अब उधार पे लेना है, क्योंकि उधार पे लेंगे तो क्या मकसद है, क्रेडिट पे ले रहे हैं तो यहाँ पर जो बस आपके पेबल होते हैं वो भी तो बढ़ जाएंगे, उस उधार पे लिया जा रहा है। एक तरफ करंट एसेट बढ़ेगी तो दूसरी तरफ यहाँ पर आपके बेस पेबल भी बढ़ जाएंगे। तो कितना होगा या क्या अमाउंट में होगा, तो हो जाएगा आपका 2 लाख का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, यहाँ पर बताना है आपको कि वर्किंग कैपिटल जो होती है कैसे निकाली जाती है। करंट एसेट प्लस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल निकाली जाती है, जब हम करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को लेस करते हैं तो हमारी वर्किंग कैपिटल निकल के आती है। कई बार ऐसा होता है कि इसको न्यूमेरिकल बना करके आपको अलग अलग करंट एसेट बता देंगे, करंट लायबिलिटीज बता देंगे, आपको आपस में ऐड करना है, उसके बाद निकालना है। तो जब हम करंट एसेट जो उसमें से करंट लायबिलिटी को घटाएंगे तो हमारी वर्किंग कैपिटल आ जाती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अ करंट रेशियो ऑफ डैश इज सपोज टू बी एन आइडियल वन। लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार डैश का चालू आदर्श अनुपात होता है। यानी कि जो करंट रेशियो होता है वो कब आइडियल रेशियो माना जाएगा, 2:1 की फॉर्म में, 1:2, 4:1, या फिर 1:4। तो जो आपका आइडियल होता है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा कि जो अकाउंटेंट था वो क्या चाह रहा था कि 2:1 की फॉर्म में आ जाए, तो वही आपका आइडियल रेशियो भी रहता है। यानी कि 2:1 का अनुपात जो होता है वो आदर्श अनुपात माना जाता है। तो करंट एसेट आपकी दोगुनी होनी चाहिए चालू अनुपात चालू दायित्व से, इस तरह से समझ सकते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, According to Companies Act 2013, a private company must have an authorized capital of, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक निजी कंपनी के पास अधिकृत पूंजी डैश होनी चाहिए, 1 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की, 15 लाख की। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, जो प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है। यहाँ बात हम कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी की। तो एक प्राइवेट कंपनी जो होती है उसके पास कितनी पूंजी होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक निजी कंपनी के पास जो अधिकृत पूंजी है वो 1 लाख होनी चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
कि अधिकतम ऑथोराइज कैपिटल उसकी कम से कम 1 लाख होनी चाहिए, तभी वो कंपनी क्या हो जाती है। यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार की बात हो रही है, तभी वो कंपनी एक निजी कंपनी हो सकती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। और ये किस चीज में दे रखा होगा, तो कंपनी के सीमा नियम में जो पूंजी वाक्य होता है, जो कंपनी का सीमा नियम होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसे कहा जाता है, MOA, उसमें कई क्लॉज होते हैं, उसमें से एक आपका पूंजी वाक्य भी होता है, जिसमें कि अधिकतम कैपिटल जो होती है वो लिखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु GST से छूट प्राप्त नहीं है। यानी कि जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट है, जिसमें टैक्स लगाया जाता है GST के अंतर्गत, तो उसमें कौन सी चीज ऐसी है जिसको की कोई एग्जम्पशन नहीं मिली है। फार्मास्यूटिकल आइटम्स को, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर को, कंसल्टेंसी बाय डॉक्टर्स को, पेमेंट ऑफ सैलरी को। यहाँ पर किसी को छूट नहीं मिली है। जो आपके फार्मास्यूटिकल आइटम्स होते हैं उनको छूट नहीं मिली है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कि कुछ वस्तुएं एवं सेवाएं हैं जो GST अधिनियम के दायरे में नहीं आती। ये छूट समय समय पर बदलती रहती है। भारत में 3 प्रकार की GST छूट उपलब्ध है। पूर्ण छूट होती है, सशर्त होती है या फिर आंशिक होती है। पेट्रोलियम जैसे उत्पाद जो है, यानी कि जो पेट्रोलियम होता है या फिर मोटर स्पीड पेट्रोल है, हाई स्पीड डीजल है, प्राकृतिक गैस है, बिजली और पानी है, वेतन का भुगतान है, तो ये सारी चीजें जो हो जाती हैं इन पर चाहती है क्या है, इसके दायरे से बाहर है, जिन पर GST नहीं लगाया जाता। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सेबी स्टैंड फॉर। सेबी की फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछी गई है। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी प्रकार के TGT एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर कॉमर्स आपका सब्जेक्ट है तो ये वीडियोस आपके लिए या ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो यहाँ पर सेबी की फुल फॉर्म पूछी है, सेलिंग एंड एक्सपेंसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेलिंग एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सपेंसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो सेबी होती है, सेबी की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, सेबी की फुल फॉर्म आपकी होगी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जो भारतीय प्रतिभूति यानी कि जो भी सिक्योरिटीज होती हैं जिसमें काम किया जा रहा होता है, वो सेबी जो होता है उनको पूरी तरह से प्रावधान भी बनाता है, उनके लिए नियम भी बनाता है, उनको ध्यान भी रखता है। जो मीडिएटर्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, या फिर जो ब्रोकर्स होते हैं उन पर भी कंट्रोल रखने का काम जो होगा वो सेबी के ही द्वारा किया जाता है। और सेबी की स्थापना कब हुई थी, अगर स्टैब्लिशमेंट की बात की जाए कि सेबी जो है कब स्टैब्लिश हुआ था, तो ये आपका 1988 में। और तब इसको संवैधानिक दर्जा जो कानूनी तौर पर वो मिला है वो उसका 1992 में मिला है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कि स्टैब्लिशमेंट पूछता है तो 1988 होगा, अगर संवैधानिक रूप से उसको दर्जा जो मिला था तो 1992 होगा। तो दोनों डेट्स को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर इज। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारों को पूंजी पर ब्याज की दर क्या है, 6%, 5.5%, 5%, 8%। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 उसके अनुसार जो है वो साझेदारी पर पूंजी की ब्याज दर क्या रहेगी, तो वो क्या रहती है, वो 6% की होती है, 6% दी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिबेंचर होल्डर्स आर ओनली डैश ऑफ द कंपनी। ऋण पत्र धारक कंपनी के केवल क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं। तो जब हम बात करते हैं ऋण पत्र धारकों की, जिस तरह से शेयर होल्डर्स अगर हम कहें, जो अंशधारी होते हैं वो क्या होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर कहलाते हैं, स्वामी कहलाते हैं, मेंबर कह सकते हैं। लेकिन जो अगर हम बात करें जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, वो लेनदार होते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसीलिए जो सभाएं होती हैं, मीटिंग्स होती है, उसमें शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको मताधिकार का, वोटिंग का राइट होता है। बहुत से राइट्स होते हैं शेयर होल्डर के पास, लेकिन वो डिबेंचर होल्डर्स के पास नहीं होते। एक आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात जो है कैसे निकाला जाता है, ये पूछ रहा है कहाँ से। लिक्विड एसेट अपॉन टोटल लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट अपॉन नॉन माइनस करंट एसेट, या फिर लिक्विड एसेट अपॉन कंटीजेंट लायबिलिटी। तो तरलता अनुपात जो होता है, जैसे कि करंट रेशियो है, तो करंट रेशियो जो हम निकालते हैं इस तरह से लिखते हैं, तो करंट एसेट ये हो जाएंगे और करंट लायबिलिटी ये हो जाता है आपका करंट रेशियो। अगर हम बात करें लिक्विडिटी रेशियो की, तो लिक्विडिटी रेशियो में से आपको क्या चेंज हो जाता है, यहाँ पर करंट एसेट की जगह लिक्विड एसेट हो जाती है। तो इसको फॉर्मूले की हम बात करें तो यहाँ पर इसको मेले लिख देते हैं अगर, तो लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये हो जाता है आपका लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
और करंट एसेट में से क्या हम लिस्ट करते हैं, तो हमारी जो लिक्विड एसेट है वो आ जाती हैं। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए कि लिक्विड एसेट जो ये हैं ये कैसे निकाली जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परपेचुअल सक्सेशन इज द साइलेंट फीचर ऑफ, सतत उत्तराधिकार किसकी मुख्य विशेषता होती है? पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म की, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति की, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की, या फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली की। तो यहाँ पर जो सतत उत्तराधिकार है वो किसकी विशेषता है, तो ये आपकी क्या हो जाती है, सतत उत्तराधिकार ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जो संयुक्त स्टॉक कंपनी की हम बात कर रहे होते हैं तो ये उसकी विशेषता हो जाती है कि किसी भी के भी सदस्य की डेथ का या आने जाने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो कंपनी जो होती है वो पूरी हमेशा एक गति से चलती रहती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड, जिस संरचना में स्वामित्व प्रबंधन का पृथक्करण होता है उसे क्या कहा जाता है? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस संरचना में स्वामित्व और प्रबंधन का पृथक्करण होता है, यानी कि जो स्वामित्व ओनरशिप है वो अलग है और जो मैनेजमेंट होगा वो अलग अलग काम दोनों करते हैं, तो कौन सा होता है, तो कंपनी में होता है। जो एकमात्र है आपके स्वामित्व वाली, तो एक ही अकेला व्यक्ति है, वही व्यक्ति क्या करेगा, वही व्यक्ति काम इस बिजनेस को चलाएगा भी, उसका मैनेजमेंट भी करेगा। पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं वही स्वामी भी होते हैं और वही चलाते भी हैं बिजनेस को। कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी यही। कंपनी जो होती है वहाँ पर जो ओनर होते हैं वो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं और उसको चलाने का काम डायरेक्टर्स करते हैं। जो डायरेक्टर होते हैं, जो संचालक कहलाते हैं, चलाने का काम उनका होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 181 में हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड द राइट ऑफ द कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता का अधिकार शामिल नहीं है? राइट टू चूज, चुनने का अधिकार, राइट टू बी प्रेजेंटेड, प्रस्तुत करने का अधिकार, राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार, राइट टू बी हेल्ड, सुनने का अधिकार। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है उसके अनुसार उपभोक्ता को कौन सा राइट नहीं है यहाँ पर, तो सुनने का अधिकार भी उसका होता है, सुरक्षा का भी है और सुनने का भी, प्रस्तुत करने का, राइट टू बी प्रेजेंटेड, ये उसका राइट नहीं होता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। राइट टू बी प्रेजेंटेड ये उसका राइट नहीं है, बाकी तीनों ही उसके राइट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर राइट्स दे रखे हैं कि शिक्षा का अधिकार है और सेफ्टी का है, चूज करने का है, इंफॉर्मेशन का है, टू बी हर्ड सुनने का है, सीक कंपनसेशन किसी तरह की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। तो ये उसके राइट्स हैं, इसको दोस्तों ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अब आपके जो है ये इसमें समय समय पर उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम में संशोधन होते रहे, 1986 की बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, निम्नलिखित में से क्या लेखांकन जानकारी की विशेषता नहीं है? वैलिबिलिटी, विश्वसनीयता, रिलेवेंस, उपयुक्तता, अंडरस्टैंडेबिलिटी, बोधगम्यता, प्रोफिशिएंसी, कुशलता। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेखांकन जानकारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, नॉट लगा हुआ है क्वेश्चन में यहाँ पर, तो क्या नहीं है, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, उपयुक्तता भी होनी चाहिए और उसकी बोधगम्यता भी होनी चाहिए। जो कुशलता है, प्रोफिशिएंसी यहाँ पर नहीं होती, तो एक आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि पूछा था कि क्या विशेषता नहीं है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। यहाँ पर विश्वसनीयता कर सके तो विश्वसनीय हो जो आंकड़े हैं या जो भी जानकारी है, उपयुक्तता होनी चाहिए मतलब काम की हो, बोधगम्य हो आसानी से समझ सके, समय टाइम सही टाइम पर इंफॉर्मेशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको टाइम बीत जाने के बाद इंफॉर्मेशन मिली तो किसी काम की नहीं होती, और एक रूपता हो, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये क्या है, विशेषताएं हैं, कुशलता इसकी विशेषता नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a concept that business enterprise will not be liquidated or sold out in the near future is known as, एक अवधारणा कि व्यापार उद्यम को निकट भविष्य में समाप्त नहीं किया जाएगा या बेचा नहीं जाएगा क्या कहलाती है? गोइंग कंसर्न, बढ़ता हुआ फर्म, बिजनेस इनिशिएटिव, व्यापारिक इकाई, मैचिंग कॉन्सेप्ट, अनुरूपता की अवधारणा, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अवधारणा की जो व्यापार है वो लंबे टाइम तक चलता रहेगा, भविष्य में समाप्त नहीं होगा, अभी करंट में या आने वाले टाइम में समाप्त नहीं होगा। तो ये कौन सी अवधारणा है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? क्योंकि अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट है या फिर अकॉर्डिंग प्रिंसिपल सभी क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो यहाँ पे कौन सा हो जाता है, ये गोइंग कंसर्न होता है कि जो व्यवसाय है वो लंबे समय तक चलता रहेगा। हम ये नहीं मान के चलते कि हाँ अभी आने वाले टाइम में समाप्त हो जाएगा, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो आगे तक
अभी करंट के फ्यूचर में या आने वाले टाइम में नहीं खत्म होगा, चलता रहेगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज ओवरहेड कॉस्ट और ऑन कॉस्ट। निम्नलिखित में से किस लागत को ऊपरी लागत या फिर प्रत्यक्ष लागत के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट और किसे कहते हैं, ये पूछा है आपसे। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ऊपरी लागत या फिर इसमें ऊपरी लागत जो होती है ऑन कॉस्ट या फिर ओवरहेड जो है किसे कहते हैं, तो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, अप्रत्यक्ष लागतें होती हैं, उनको ही क्या कहा जाता है, ओवरहेड भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। जैसे कि फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं या आपके ऑफिस ओवरहेड्स होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होते हैं, वो सब इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में, उत्पादन में, तो क्या हो जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A bank reconciliation statement is prepared to know the causes for difference between। एक बैंक समाधान विवरण किसके बीच अंतर के कारणों को जानने के लिए तैयार किया जाता है, यानी कि जो बैंक कंसलेशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं, इसको BRS बोला जाता है शॉर्ट में, ये भी लिखा हो सकता है, तो समझ जाइएगा कि किसके बारे में बात की जा रही है, बैंक समाधान विवरण के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर कह रहा है कि किस लिए तैयार किया जाता है, द बैलेंस एज पर कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड द पासबुक। जो कैश बुक है और पासबुक है, कि कैश कॉलम के अनुसार शेष राशि के लिए, बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड द पासबुक। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो कैश बुक होती है और जो पासबुक का बैंक कॉलम है, यानी कि कैश बुक का भी बैंक कॉलम और पासबुक का भी बैंक कॉलम, उन दोनों के मिलान के लिए ये देखा जाता है कि दोनों का मिलान करके कि राशि सही आ रही है कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं आ रही तो उसके लिए आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है कि जो कमी आ रही है वो क्यों आ रही है, उसका कारणों का पता लगाया जा सके, उनको मिलाया जा सके। तो एक आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैलेंस शीट ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डजंट कंटेन। एक गैर लाभ संगठन के लिए बैलेंस शीट में क्या शामिल नहीं होता, एसेट, बिल्डिंग, डेटर, ओनर्स इक्विटी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो गैर लाभ के उद्देश्य से संगठन बनाए जाते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो उनकी बैलेंस शीट में क्या नहीं होता, एसेट भी होती है, बिल्डिंग भी है, डेटर भी। इसमें क्या नहीं होगा, ओनर्स इक्विटी नहीं होती है, यहाँ पर स्वामी का समता नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A partnership came into existence only by some agreement between the partners. Such an agreement can be। भागीदारों के बीच केवल कुछ समझौते से एक साझेदारी अस्तित्व में आती है। इस तरह के समझौते किस तरह के हो सकते हैं, एक्सप्रेस एग्रीमेंट ओनली, इम्प्लाइड एग्रीमेंट ओनली, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एग्रीमेंट, या फिर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो साझेदार हैं उनके बीच केवल कुछ समझौते से, यानी कि कोई समझौता है उससे साझेदारी बन रही है, तो किस तरह के समझौते कहलाते हैं, तो वो किस तरह के हो जाएंगे, वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, यानी कि अभिव्यक्त भी हो सकते हैं, निहित भी हो सकते हैं, यानी कि क्लियरली एग्रीमेंट लिखित में वो लोग करके भी कर सकते हैं, आपस में बातचीत करके एक दूसरे को सहमति देकर के भी आपस में वो पार्टनरशिप बना सकते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और साझेदारी के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है वो अनिवार्य नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:5. They admit C for 1/4 share in future profits. New ratio between A, B and C will be। A और B भागीदार हैं, 2:5 के अनुपात में लाभ और हानि साझा कर रहे हैं। वे भावी मुनाफे में 1/4 शेयर के लिए C को भागीदार बनाते हैं। A, B और C के बीच में अब नया अनुपात किया, यानी कि A और B पहले से ही साझेदार थे, 2:5 में वो लाभ को अपने बांटते थे। अब सी नया है आया है और 1/4 के लिए शेयर्स के साथ वो यहाँ पर आया है। लेट टोटल प्रॉफिट भी, अब हमें यहाँ पर देखना है कि जो नया अनुपात बन रहा है ए, बी और सी का, वो क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे टोटल प्रॉफिट 1 है, उसके बाद तो प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर सी को 1/4 हमने दे दिया, तो अब हमारे पास कितना बचा, तो 1 में से हम इसको लेस करेंगे तो 3/4 बचेगा। तो नया निकालने के लिए क्या करना है आपको, तो ए का निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 3/4 बचा है उसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्योंकि 2:5 है तो ऐड करिएगा तो 7 हो जाएगा, और 2 इनका खुद का हिस्सा ही था तो 2/7 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6/28 आ जाएगा। इसी तरह बी का सॉल्व हो जाएगा, 15/28 है, और सी का भी सॉल्व करेंगे तो 7/28
28, क्योंकि यहाँ पर बराबर आपको करना पड़ेगा। तो नया रेशियो जो बनेगा वो 6:15:7 हो जाएगा। एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसको निकालना पड़ता है आपको, थोड़ा सा मेथड होता है, बस इसका ध्यान रखिएगा, यही वाला फॉर्मूला है। अगर आपको पता है कि कैसे कब क्या करना है, बहुत ही इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज नोन एज। अपूर्ण लेखा रिकॉर्ड से उत्पादित वित्तीय स्थिति का विवरण क्या होता है? बैलेंस शीट होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशंस है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, अपूर्ण लेखा रिकॉर्ड यानी कि इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, तो उत्पादित वित्तीय स्थिति जो फाइनेंशियल स्टेटस जो उससे बनेगा वो क्या कहलाता है, तो उसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं। जब आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन से बनाते हैं तो बैलेंस शीट बनती है, लेकिन जब आपके पास इनकम्प्लीट है तो उसे हम कार्य विवरण कहते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि कितना कार्य हुआ है, वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहलाता है। एक आंसर है ऑप्शन सी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट में निम्नलिखित में से क्या नहीं दिखाया जाता है? अथोराइज कैपिटल, प्राधिकृत पूंजी, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, निर्गत और अभिगत पूंजी, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, मांगी गई भुगतान की गई पूंजी, रिजर्व कैपिटल, आरक्षित पूंजी। तो यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट में हम क्या नहीं दिखाते ये पूछा है। तो यहाँ पर सारी आपकी कैपिटल बताई है, लेकिन कौन सी कैपिटल नहीं दिखाते, तो जो संचित पूंजी होती है, रिजर्व कैपिटल होती है, वो कैपिटल इसमें हम नहीं दिखाते, बाकी तीनों ही तरह के कैपिटल को दिखाया जाता है। तो एक आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और ये कैपिटल का यूज कब होता है आरक्षित पूंजी का, तो जब कंपनी का समापन हो रहा होता है उस टाइम पर इस कैपिटल का यूज किया जाता है, इससे पहले नहीं किया जाता। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने 190 तक आपके 190 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम से बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी और तरह की वीडियो किसी और चीज पर आप चाह रहे हैं तो कमेंट जरूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।